एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी का एकदम धुरंधर बना दूंगी ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। आई नो कि 12th के वन शॉट में थोड़ी देर हो गई है, बट इट्स ओके यार, देर आए दुरुस्त आए। और आपको मैं बता रही हूँ कि वन शॉट ये वाला जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही आसान वन शॉट है। आप लोगों ने देखा, आप उसको देखते जाओ। दोनों जो मैंने वन शॉट बनाए हैं, वन शॉट रिविजन से आपको दोबारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं होगी। पहली बात ये, दोबारा अगर आपने ये वन शॉट देखकर नोट्स बना लिए हैं, आपको किसी भी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं होगी। शिप्रा मैम का वन शॉट इज काफी फॉर योर टर्म टू एग्जामिनेशन। ठीक है, जल्दी ही मैं नीट में पढ़ाने वाली हूँ, तो जो बच्चे 12th से अभी एग्जाम देने के बाद फ्री होंगे, नीट के लेक्चर्स मेरे लगाना शुरू करिए। मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी जो मुझे सुनानी। आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम थर्ड वन शॉट शुरू कर रहे हैं, विच इज अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बिना किसी देरी के कहानी शुरू कर लेती हूँ ताकि देरी ना हो और आप मेरे बच्चों को बिल्कुल दिक्कत परेशानी ना हो। माइक्रोब्स जो होते हैं धड़ाधड़, क्योंकि वन शॉट है इसलिए हम लोग इसमें देरी नहीं कर सकते। वन शॉट में वी नीड टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी 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 फास्ट मैनर। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, देखो क्या है। मैं आपको ये बता रही थी कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये यूबिक्विटस होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं तो कुछ माइक्रोब्स बुरे होते हैं। पर आज हमको पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो माइक्रोब्स अच्छे वाले होते हैं। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुत सारा, ऐसा नहीं कि जो है तो बैक्टीरिया खराब है, फंगस अच्छा है, प्रोटोजोआ खराब है, नहीं। कुछ कैटेगरीज और कुछ मेंबर्स ऑफ बैक्टीरिया अच्छे हैं तो कुछ मेंबर्स ऑफ फंजाई अच्छे हैं। तो हर कैटेगरी में कुछ अच्छा और कुछ बुरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समझ में आ गई बात? एंड दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनकी बहुत ही विगरस कैटेगरी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए माइक्रोब्स इन डेली लाइफ की बात करेंगे अगर हम लोग, तो आपको एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ ठीक है, अगर मैं बात करूं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो एवरीवेयर होते हैं। शरीर के अंदर हो सकते हैं, शरीर के बाहर हो सकते हैं। ठीक है, हम इनको जो है तो हम इनको लैब्स में भी उगाते हैं। लैब्स में तो बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं उगाती हूँ। ठीक है, प्लेट्स में ऐसी कॉलोनीज आपको दिखाई देती हैं। हम न्यूट्रिएंट मीडियम रख देते हैं और उनको रात भर रख के चले जाइए और वो उग जाते हैं उसमें। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपको एज अ कॉलोनी दिखेंगे, पर अगर आप एक माइक्रोब देखना चाहेंगे तो वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। सो माइक्रो मतलब जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द माइक्रोब्स कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी, उसी ब्रांच में मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, पर कुछ जो होते हैं ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रोब्स है उनका यूज ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ कहाँ होता है। चलिए, तो क्या कैटेगरी हमको डिस्कस करनी है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर देती हूँ। सो माइक्रोब्स की कौन कौन सी कैटेगरी इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है वो बता दूं। सबसे पहले हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? हाउस होल्ड में। भैया आप मुझे बताओ, अरे यार, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउस होल्ड में क्या यूज है आपके माइक्रोब्स का। क्लियर? तो हाउस होल्ड में क्या क्या यूज है पहले अपन ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या रोल है इनका। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या रोल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। ठीक है, सीवेज, चलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, सीवेज स्पेलिंग तो आपको पता ही शिप्रा मैम की। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स के में। ठीक है, फिर हम माइक्रोब्स को किस में देखेंगे? फिर हम माइक्रोब्स को देखेंगे एज ए बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, कैसे देखेंगे? बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको देखनी है। क्लियर है? और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। अब भैया ऐसा है कि घर में जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे छोले भटूरे के भटूरे बनाने हैं, जैसे कि दही बनाना है, जैसे कि डोसा बनाना है, इडली बनाना है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, सब बनाना है, वो सब जो है हाउस होल्ड के अंदर आता है। तो हाउस होल्ड के अंदर कर्ड आता है, हाउस होल्ड के अंदर छोले भटूरे आते हैं, टॉडी एक बहुत
बहुत ही पाइन ट्री से निकलने वाले जो है साउथ इंडिया में बनने वाली ड्रिंक है, जिनके बारे में हम लोग बताएंगे। पाम ट्री से बनने वाली, पाम ट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउस होल्ड में क्या क्या रोल है इनका, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्ड। कर्ड जो होता है इट इज़ अ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। कर्ड जो होता है इसमें लैक्टोबैसिलस जो है नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि बहुत आसान मतलब बहुत यूज़फुल होते हैं। जिन लोगों को कर्ड दूध का डाइजेशन नहीं होता या जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको दही पिलाया जाता है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो आपके मिल्क के केसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए कि मिल्क का प्रोटीन कौन सा होता है, तो मिल्क का प्रोटीन होता है केसीन, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो मैम करता क्या है ये मैं आपको बता दूं। जो आपका केसीन प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, द केसीन इज कन्वर्टेड इनटू द, ध्यान से, लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में आपका जो केसीन है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैल्शियम पैराकैसिनेट को ही बेटा हम क्या कहते हैं, कर्ड। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द कर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट लल्ला है क्या? कैल्शियम पैराकैसिनेट ही लल्ला कर्ड है, ठीक है। डोंट गो विद द जो है तो खतरनाक वाली जो है तो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग, उसमें मत जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मिल्क के केसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो लोग मिल्क को पचा नहीं पाते, जो लोग मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए दही जो होता है इट इज़ अ परफेक्ट फॉर द डाइजेशन, ठीक है। लैक्टोबैसिलस का और एक काम होता है कि ये जो है विटामिन B12 को भी इंक्रीज करता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन लैक्टोबैसिलस की वजह से आपके इंटेस्टाइन में विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या करता है, ठीक है। और स्टमक में जो है ये इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। तो लोग अगर कहते हैं ना कि दही खाओ, दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जो भी गंदी बंदी जो है आप सड़ी मड़ी चीज़ें खाते हो और जिससे पेट में जो है दूसरे बैक्टीरियाज पनपते हैं, ये जिसकी वजह से आपको स्टमक में अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आप दही खाओगे तो ये सारे एसिडिक होता है ना, बहुत एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से आपके जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे और मेंटेन होंगे, बोल देखो मुझे, ठीक है, मर जाएंगे और आपके स्टमक का पीएच अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो क्या क्या फंक्शन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीज द विटामिन B12 ऑफ द बॉडी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क इनटू द curd. It will partially digest the milk. Now next thing, it will inhibit the growth of the, it will maintain the health of the stomach. क्लियर है? ठीक है। तो ये देखिए बनाते कैसे हैं कर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाती मम्मियाँ? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दूध को गर्म करते, अच्छा गर्म करते, फिर दूध को गुनगुना कर लेते हैं। जब दूध का गुनगुना होता है तो उसमें क्या डालते हैं हम लोग, इनोकुलेशन डालते हैं, ठीक है। इनोकुलेशन डालते हैं और 1 चम्मच दही डाल देते हैं, जिसको हम दही का जाम कहते हैं। उसके बाद हम इसे 16 से 18 घंटे तक रख देते हैं, ठीक है, कहाँ पर, वार्म जगह पर। और उसके बाद जो है तो उसको जो है बन जाता है, तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो सेटल अच्छे से हो जाता है और फिर आप उसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से दही जमाया जाता है। अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रोल जो है माइक्रोब्स का है वो है फर्मेंटेशन में, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला रोल जो है हाउस होल्ड में किसका है? हाउस होल्ड में मैम हमको समझ में आया, पहले कर्ड बनाओ और उसके बाद हाउस होल्ड में दूसरी जो चीज़ है वो है एनारोबिक फर्मेंटेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि फर्मेंटेशन हम करते कैसे हैं वो भी बहुत जानना आपको ज़रूरी है। फर्मेंटेशन की अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, फटाफट से डिस्कस करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्मेंटेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली फर्मेंटेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। मान लो कि हम बना रहे हैं कोई ब्रेड, ठीक है, कोई ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड में क्या होता है, मैदा, मैदे में क्या होता है, ग्लूकोज, राइट। मैदे में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपने डाला ईस्ट, ठीक है, ग्लूकोज में आपने डाला ईस्ट, मतलब उस मैदे में आपने डाला ईस्ट। ईस्ट होता क्या है मैम, ईस्ट तो फंगस होता है, ये बात सबको क्लियर है। ईस्ट क्या होता है, फंगस होता है ना। ग्लूकोज जो होता है उसमें क्या प्रोसेस चलती है, ग्लाइकोलिसिस। एंड आई एम नॉट हियर टू टेल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस इन वन शॉर्ट वीडियो, बट यू शुड नो। नाउ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ध्यान समझना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आपने क्या बनाया यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आप बनाते हो पायरुविक एसिड, मतलब बैक्टीरिया आपका ईस्ट बनाता है, पायरुविक एसिड बनता है। फिर इस पायरुविक एसिड में हम क्या करते हैं, एनएरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है, क्या किया जाता है, एनएरोबिक फर्मेंटेशन किया जाता है। एनएरोबिक फर्मेंटेशन से द पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द C2H5OH एंड CO2। क्लियर है? ये बन गया, डन हो गई। सो दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज दैट इफ योर मम्मी इज मेकिंग द भटूरास, ठीक है, या मेकिंग द केक मान लेते हैं, तो केक का उन्होंने
घोल घोला, उसमें ईस्ट डाला। ईस्ट को हमेशा ये याद रखिएगा कि ग्रो करने के लिए ह्यूमिड और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है, और फिर मम्मियाँ उसको ढककर रख देती हैं। ढककर रख देंगी तो उसमें एयर तो जा नहीं पा रही है, तो सबसे पहले ईस्ट क्या करेगा, इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ेगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये होती कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और किसके साइटोप्लाज्म में हो रही है बेटा, ये हो रही है आपके ईस्ट के साइटोप्लाज्म में। नाउ ये जो है भैया उसने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज को उसने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये पायरुविक, अब देखो ढक दिया है तो ऑक्सीजन तो जा नहीं रही है, पर अब क्या करें, तो मैम करिए ये आप कि आप एक काम करिए कि भाई ईस्ट को जिंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो ईस्ट जो है क्या करता है कि इसी पायरुविक एसिड को अपने साइटोप्लाज्म में वो कन्वर्ट कर लेता है अल्कोहल में और CO2 में, थोड़ी सी एटीपी में। पर छोटू सा ईस्ट है तो 2-4 एटीपी भी काफ़ी है। ये जो अल्कोहल है ये, अब देखो इससे क्या निकली, CO2 निकलेगी तो क्या होगा, आपका फ्लफीनेस आएगी। ठीक है, फ्लफी, ठीक है ओके। तो फ्लफीनेस जो आती, फ्लफी जो होता है, जो आपकी जो ब्रेड होती है, जो आपका केक होता है, जो फ्लफी होता है, वो उसी गैस की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये हुआ फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम बेसिकली अल्कोहल बनाते हैं। अच्छा, यही फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है आप कहाँ यूज़ करते हैं, आप ब्रूअरी में भी शराब बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो आप ये बता दूँ मैं आपको कि जो आप ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट करते हैं यूज़, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। तो शराब बनाने के लिए भी जो ईस्ट आप यूज़ करते हैं वो भी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पर अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए हुआ, ये प्रोसेस किसके लिए हुआ बेटा, ये प्रोसेस हुआ ब्रेड के लिए, BREAD, ब्रेड के लिए, एंड अल्कोहल के लिए, सेम प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये अल्कोहल बन गया, इसी अल्कोहल को आप पी लेते हो। क्लियर? पर अगर मैं बात करूँ इडली डोसा की, ठीक है, तो उसमें ईस्ट का रोल नहीं होता, उसमें फर्मेंटेशन में बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, दोज बैक्टीरिया विच आर एनारोबिक। सो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ferment the complex sugar into the alcohol, carbon dioxide and the ATPs. क्लियर है? These alcohol we drink into the beverages and अगर देखो इडली डोसा कुछ समय के बाद, जैसे मान लो हम ब्रेड भी है, ब्रेड को अगर रखे रहने देते तो सड़ जाता है ना, कि सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है। तो जब इस अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वो ब्रेड अपने आप सड़ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें हम मैदे के ग्लूकोज को सड़ा देते हैं अल्कोहल, CO2 और ATP में। इस अल्कोहल का इस्तेमाल हम कुछ नहीं करते, उसी में पड़ा रहता है। ठीक है, पर क्योंकि अमाउंट बहुत कम है इसलिए हम खा रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा, पर एक समय के बाद सड़ती हुई ब्रेड से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, और वो तब है जब आपका पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है अल्कोहल में। और आपने देखा होगा सड़ जाता तो आटा और फूल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और आटे से गंध आने लगती है। सो वी आर डूइंग इट फॉर वॉट, हम फर्मेंटेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा CO2 मिले और चीज़ें फ्लफी बने। हम बहुत ज़्यादा फर्मेंट कर देंगे तो चीज़ें सड़ जाएंगी। तो अल्कोहल में क्या होता है कि हम, अल्कोहल अलग अलग तरीके से बनती है, बार्ले से बनती है, वीट से बनती है, ठीक है, और बहुत सारे और ग्रेन से बनती है, ठीक है, आलू से बनती है। तो इन सब चीज़ों को हम फर्मेंट करते हैं। देन द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई स्टार्ट मेकिंग द अल्कोहल। ठीक है, उस अल्कोहल को ही हम पीते हैं। क्लियर है? सो दिस प्रोसेस इज फॉर द ब्रूअरी इंडस्ट्री एंड द बेकर्स इंडस्ट्री। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई इज द फंगस जो कि बेकर्स इंडस्ट्री और ब्रूअरी इंडस्ट्री दोनों में यूज किया जाता है सेम। ठीक है, तो ये बेकर्स ईस्ट भी है और ब्रूअरी ईस्ट है। ठीक है, तो डो जो हम आटा गूंथते हैं, तो हम डो को थोड़ी देर रख ही इसलिए देते हैं कि एनवायरनमेंट में जो ईस्ट के स्पोर घूम रहे हैं वो आटे पे लैंड हो जाए और उस आटे का थोड़ा सा फर्मेंटेशन कर दे ताकि आटा हमारा फ्लफी हो जाए। ठीक है, पफ्ड अपीयरेंस जो होता है, ठीक है, जो पफ्ड अपीयरेंस होता है, जो फ्लफी अपीयरेंस होता है, वो CO2 गैस की वजह से होता है। तो ये तो मैंने आटा बताया आपको। ऐसे ही सोयाबीन फर्मेंट कर सकते हैं हम, फिश फर्मेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर, जिनको आप फर्मेंट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़ बताती हूँ जो कि आई डोंट नो इसमें दिया है कि नहीं दिया है, बट यू शुड नो अबाउट दिस, टॉडी। ठीक है, आपके NCERT में एक ड्रिंक का नाम है टॉडी। ठीक है, साउथ इंडिया में ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाम जो है, पाम से हम लोग एक जूस निकालते हैं काट के उसके स्टेम को, और फिर इसी जूस को हम लोग फर्मेंट करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे भी पी सकते हैं, पर इसको फर्मेंट करके पीते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टॉडी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि फर्मेंटेशन से हम ब्रेड बनाते हैं, टॉडी बनाते हैं, फिशेस भी बना सकते हैं। क्लियर? आगे बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब बात है वो मैं बात करने
करने वाली हूँ चीज़ की, क्लियर है। तो डो को मम्मियाँ गूंद कर क्यों रख देती हैं, ये आपको समझ में आया, ताकि स्पोर्स आए, उस आटे को थोड़ा सा फर्मेंट कर दे, जिसकी वजह से CO2 निकलने लगे। हम ईस्ट जब केक बनाते हैं तो हम इंटेंशनली क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, क्लियर है, समझ में आई बात। अच्छा, माइक्रोब्स का मेडिसिन में तो यूज बताया नहीं मैंने आपको, वो भी बताना था, चलो इट्स ओके। नाउ हाउस होल्ड में अगली बात आती है चीज से। चीज का बहुत बड़ा रोल है। चीज क्या करता है, ध्यान समझिए। आपके पास n नंबर टाइप ऑफ चीज़ होती है, बहुत सारे, स्विस चीज़, चेडर चीज़, रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है, बहुत सारे टाइप की कॉटेज चीज़ होती हैं, ठीक है। पर आपकी NCERT में सिर्फ 2 ही प्रकार की चीज़ दी हुई है, दैट इज़ पेनिसिलियम आपकी स्विस चीज़ और आपकी रॉकफोर्ट चीज़। चलिए ये चीज़ें क्या होती है समझते हैं। चीज़ जो होती है वो बेसिकली बनती किससे है, वो मिल्क से बनती है, क्लियर। हम इसमें करते क्या है, मिल्क को फाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें बैक्टीरियल कल्चर डाल देते हैं या फंगल कल्चर डाल देते हैं और उसके बाद उनको रख दिया जाता है। देन उसके बाद वो जो फंगस हम उसमें डाल रहे हैं वो उस मिल्क का जो आपका केक है, जो आपका पनीर है, उसमें फ्लेवर ऐड करता है और फिर वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसको एक डार्क प्लेस में एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। अब एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा तो क्या निकलेगी मैम, CO2 निकलेगी और CO2 की वजह से ही आपको इस चीज में होल दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। सो चीज इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन, क्लियर है, समझ में आ गई बात। सो माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार की चीज बनाने का भी काम करते हैं। चीज की वजह, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से ही आपकी चीज में कलर, फ्लेवर और टेक्सचर आता है। सो अगर आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी तो ये व्हाइट कलर की है पर इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं रॉकफोर्ट चीज़, क्लियर। जो आपकी रॉकफोर्ट होती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से, हालांकि इस बैक्टीरिया का फंगस का नाम आएगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का कल्चर डालते हैं और उसके बाद बंद करके रख देते हैं। कुछ समय के बाद जो पेनिसिलिन होता है इस पर ग्रो होता है और उसको फ्लेवरिंग और एरोमा देता है। तो ये फंगस जो होता है, ये आपको ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये फंगस, इसको हम खाते हैं, बट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। तो इस फंगस के उगने की वजह से इस जो आपका मिल्क प्रोडक्ट है, जो चीज़ है, उसमें फ्लेवर आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि है स्विस चीज़, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ इन वर्ल्ड, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, इसमें जो है प्रतिभा जो है वो स्विट्जरलैंड जाके शर्मा गई। कैसे, क्यों बोल रही है मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो आपको 2 टाइप की चीज़ पढ़नी है, एक है आपकी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और एक आपको पढ़नी है पेनिसिलियम आपकी क्या नाम से, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्माने। चलो अब एक स्विस चीज़ है और एक रॉकफोर्टी चीज़ है। नाउ अब इसके लिए मैं लिख रही हूँ प्रोपियोनिबैक्टीरियम, क्लियर। अब ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, इसको याद कैसे करेंगे मैम? इसको बेटा तुम याद करोगे प्रतिभा स्विट्जरलैंड जाकर, ठीक है, शर्मा गई, ठीक है। कैसे याद करें, ठीक, देखो, प्रतिभा प्रोपियोनिबैक्टीरियम, शर्मा गई तो शर्मानी, और इसको हम स्विस चेंज करते हैं तो स्विट्जरलैंड। तो प्रतिभा स्विट्जरलैंड जाकर शर्मा गई, क्लियर है। तो ये जो आपका प्रोपियोनिबैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया है, ये फर्मेंटेशन करके बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। कौन सा फर्मेंटेशन? एनारोबिक फर्मेंटेशन करके बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको इस चीज़ में लंबे मोटे से होल्स दिखाई देंगे। इसमें नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इतना ज़्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं करता। सो जिस चीज़ में जितने ज़्यादा, ये टॉम एंड जेरी वाली चीज़ है, जो टॉम एंड जो जेरी लेके घूमता रहता है, वही वाली चीज़ है, स्विस चीज़, ठीक है। सो वी हैव टू नो अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ चीज़, विच इज़ द प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, विच मेक्स द स्विस चीज़ हैविंग द लार्ज होल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चीज़ इज द पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, विच इज़ द ब्लैकिश कलर चीज़, and it is the appearance of black color due to the growth of the penicillium roqueforti, but it is good for health, which add the flavor into the cheese। तो अगर आपको ये लगता, अच्छा ऐसा add the flavor का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से आपके जो इंटेस्टाइन होता है उसमें विटामिन B12 निकलता है, तो ऐसे ही ये फंगस और बैक्टीरिया दूध को जब फर्मेंट करते होंगे तो भैया कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐड करते होंगे, और वो जो चीज़ें एसिड ऐड कर रहे हैं, कोई विटामिन ऐड कर रहे हैं, कोई मिनरल ऐड कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो इस चीज़ को फ्लेवर प्रोवाइड करता है, क्लियर। सो चीज इज डन। नाउ आगे हम बात करते हैं डो। हालांकि मैंने बता दिया फर्मेंटेशन
से डो भी बनता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई इज यूज्ड इनटू द अल्कोहल एज वेल एज द ब्रूअर ईस्ट। ईस्ट ऐसा होता है, देखो फिर इसको गर्म पानी में घोल दिया जाता है तो ये एक्टिवेट, लोग कहते हैं ईस्ट एक्टिवेट करो पहले, तो जब तक ये ड्राई है, स्पोर्स नहीं है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही इसको आप किस में डालेंगे, जैसे ही आप इसको हल्के से गर्म पानी में डालेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए आपको एक मॉइस्ट कंडीशन, लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, देनी होती है। और उसके बाद फिर से आटा गूंद लो। जैसे ईस्ट तो एक्टिव हो क्या रहे, लल्ला लल्ला, हम पूरा तोड़ देंगे, ग्लूकोज को तोड़ के उसको अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बढ़े। नाउ अब हम, ये हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने दही पढ़ा, टोडी पढ़ा, इडली डोसा में हम फंगस की जगह बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा चीज़ पढ़ा, फिर हमने फिर हमने टोडी के बारे में बता दिया, ओके ठीक है, समझ में आ गया। और ब्रेड पढ़ा, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। अब मैं बात करूं अगर माइक्रोब्स की इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ है, तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सबसे अधिक जो है एंटीबायोटिक इंडस्ट्रीज़ बनाने में, अल्कोहल बनाने में, अलग अलग तरीके से हम जो है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें पढ़ना है, अच्छा जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स को नहीं भूल सकते। इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर के अंदर ही बनते हैं। दीज आर द बायोरिएक्टर एंड फर्मेंटर, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट किससे बनवा रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, फंगस के द्वारा या बैक्टीरियाज के द्वारा, वी हैव टू प्योरीफाई द थिंग्स। तो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कोई दारू बनती है, जब भी कोई शराब बनती है इंडस्ट्रीज में, तो बिना प्यूरीफाई किए हम जो है मार्केट में नहीं बेच सकते, पर चलो 4-6 लोग मर गए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम दारू बनाते हैं तो प्रॉपर एक प्लांट होता है जिसमें दारू का प्यूरिफिकेशन होता है। और जब दारू बनती है तो आजू बाजू के कोई और बैक्टीरिया फंगस उसमें नहीं ग्रो हो जाए, तो हमें इसको प्रॉपरली एक चैम्बर के अंदर फर्मेंट करना होता है। तो जिन चैम्बर्स के अंदर करते हैं उनको हम फर्मेंटर या बायोरिएक्टर कहते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बिवरेजेस की, शराब की। अलग अलग प्रकार की दारू होती हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि बियर हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, वाइन हो गया, बहुत सारे। बट इट्स ऑल अबाउट कि हमें कौन सी दारू पीनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन कि उसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना है। आइए देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है यार, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बिवरेजेस की, ठीक है। हाँ, बेवड़े लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये। बिवरेजेस क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। बिवरेजेस में भी एक प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉमन है, विच इज़ द फर्मेंटेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, फर्मेंटेशन, वही बात है। अब ऐसा है कि दारू किससे किससे बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? वीट से बन सकती है, ठीक है, गेहूं से बन सकती है, बारले से बन सकती है, ठीक है, पोटैटो से बन सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो है प्लांट से बनती है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनको उबालो, ठीक है, इनको बढ़िया धो उबालो, उसके बाद इनको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दो कल्चर डाल के। अब बात यह है कि मैम कौन सा इनोकुलम या कौन सा कल्चर डालना है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जब भी आप दारू बना रहे हैं, शराब बना रहे हैं, तो आपका इनोकुलम जो है वो इसका होगा, जिसे हम कहते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक है, ओहो हो, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। दिस इज कॉल्ड एज द बेकर्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट, दोनों नाम कॉमन है, ठीक है। ब्रूअर्स यीस्ट भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है, और बेकर्स यीस्ट भी इसे ही हम कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग इसमें। नाउ लिसन टू मी लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं। फर्मेंटेशन से क्या निकलेगा, फर्मेंटेशन से मैम निकलेगा अल्कोहल, और फर्मेंटेशन से निकलेगी CO2। तो दारू में एक फिज होती है ना, फिज इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पर दारू का जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखिए, दारू का जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, जब बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन होता है, तो एक्सेसिव अल्कोहल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली अदरवाइज यू विल नेवर लर्न द कंसेप्ट, ठीक है। जब एक्सेसिव अल्कोहल होता है तो बेचारा ये इसी को किल करना शुरू कर देता है, इट किल द सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। मतलब ये वो बात है कि हमने जो है तो इनको बनाया और इनने आखिरी में हम ही को धोखा दे दिया, हम ही को मार डाला, ओ हो। तो इनके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, ठीक, इनके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, तो इनको मार डाला। क्लियर? तो ये बात आपको समझना है कि कभी भी जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस हो सकती, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है, आप लोग आपके NCERT में, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए पर बता देती हूँ, 8 से 15%, 8 से 16% तक की अल्कोहल मैक्सिमम होती है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो जो शराबें, ध्यान से सुना, जो शराबें, तो जो दारू, जो शराबें
कौन से कलर से लिखूँ यार बताओ, इसे लिखती हूँ, ठीक है। तो जो शराब होती है, जो मैं ये कहूँ कि इस तरीके से फर्मेंट होती है, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज हमेशा कम होता है। जैसे कि मैं बताऊँ बियर, ठीक है, बियर और वाइन, बियर और वाइन में अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है क्योंकि वो इस प्रोसेस से बनी होती हैं। तो ऐसा थोड़ी है भैया किसी को ज़्यादा नशा करना है तो क्या करे, तो जिसको भी ज़्यादा नशा करना है उनके लिए अलग प्रकार की शराबें होती हैं। अब ऐसी जिनमें शराब का कंटेंट अल्कोहल, समझ लो बात को, क्यों नहीं हो सकता अल्कोहल का कंटेंट, भैया बैक्टीरिया अल्कोहल बनाया जा रहा है, CO2 बनाया जा रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं, पर एक समय के बाद जब अल्कोहल बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये अल्कोहल उस बैक्टीरिया को ही मार देता है जिसकी वजह से वो खुद बन रहा था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब ज़्यादा अल्कोहल नहीं बन सकता। ऐसी दारू जो कि इस प्रोसेस से बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बताओ, बोलो 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 बोलो, इसको हम अनडिस्टिल्ड या नॉन डिस्टिल्ड कहते हैं, ठीक है, अनडिस्टिल्ड या नॉन डिस्टिल्ड कहते हैं। नॉन डिस्टिल्ड शराबों में अल्कोहल का परसेंटेज हमेशा लेस ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ओके, मैं बता रही हूँ। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी शराब, मतलब अगर ज़्यादा नशे वाली शराब पीना है तो तुम क्या पियोगे, मतलब तुम नहीं पियोगे, ठीक है। अगर आपको का ज़्यादा शराब, नशे वाली शराब पीना है तो आप डिस्टिल्ड दारू पियेंगे। डिस्टिलेशन से आप अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऐड द अल्कोहल फ्रॉम द आउटर साइड, ठीक है, यू कैन remove the excessive bacteria. Now listen to me very carefully. अल्कोहल का परसेंटेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो है मरने लगता है, तो जो अल्कोहल बनती जा रही है तो उसको निकालते जाओ, तो कभी भी अल्कोहल का परसेंटेज होगा नहीं ज़्यादा, तो आपका जो बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं। डिस्टिलेशन में हम बाहर से भी अल्कोहल ऐड कर सकते हैं। तो डिस्टिल्ड जो शराबें होती हैं, बिवरेजेस होती हैं, वो ज़्यादा अल्कोहल वाली होती हैं, जैसे कि रम, ठीक है, जैसे वोडका, ठीक है, जैसे कि टकीला, जैसे कि विस्की, ठीक है, ये सारे, इन सब में हमेशा अल्कोहल का परसेंटेज 40%, 50% ऐसा होता है। क्लियर है, मतलब 100 ml पानी में 40 ml दारू, इस टाइप का। तो ये समझ में आया कि जो भी नॉन डिस्टिल या अनडिस्टिल बिवरेजेस होंगे उसमें हमेशा अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा, क्योंकि हम उसमें प्यूरिफिकेशन जैसा कुछ नहीं कर रहे, एक बार जो डाल दिया फर्मेंटर में वो होता रह रहा है। इसमें हम एक्सेसिव जो है आपके बैक्टीरिया को उसको निकालते जो अल्कोहल एक्सेसिव अल्कोहल है उसको निकालते जा रहे हैं ताकि बैक्टीरिया ना मरे, और बाहर से हम अल्कोहल ऐड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सी शराब अच्छी है मैम, कोई सी भी अच्छी नहीं, समझे नालायको। चलो, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई ब्रीवर सीड कहलाता है, और ये क्या करता है, माल्टेड सीरियल्स में, फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल का मतलब ये होता है उसको हम तो उबाल लेते हैं, थोड़ा सा उसको पीस पास लेते हैं ताकि डाइजेस्ट करना किसी भी फंगस या बैक्टीरियल के लिए आसान हो जाए। क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं जिनको हम कहते हैं अनडिस्टिल्ड, जैसे कि वाइन और बियर, और दूसरे होते हैं रम, ब्रांडी, वोडका, विस्की, ये सब होते हैं आपके डिस्टिल्ड वाले। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको समझना है, क्लियर, समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, ये डिस्टिल वाले होते हैं जो प्रॉपर फर्मेंटेशन से बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप फर्मेंटेशन होता है। इसमें तो एक बार डाल दिए बायोरिएक्टर में, जो होना है हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो सेरेंडिपिटी डिस्कवरी है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ओहो हो, एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या होती है मैम, आप ये भी तो बता दो एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या होती है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमको ये पता है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक दुनिया का बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम किया है। क्या, एंटीबायोटिक को खोजकर। अगर मैं बात करूं कि एंटीबायोटिक्स का होता नाम क्या है, तो एंटीबायोटिक्स इज द मेडिसिन विच कैन यूज अगेंस्ट द लाइफ। तो किसकी लाइफ, हमारी लाइफ नहीं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो माइक्रोब्स बनाता है और ये दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो अपने लैब में काम कर रहे थे, किस पे, स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे। ही इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस बहुत भयंकर बीमारियां कॉज करता है, निमोनिया कॉज कर देता है। तो उन्होंने क्या किया कि, ध्यान सुना, उन्होंने क्या किया कि रात में अपने लैब में पेट्री प्लेट छोड़कर चले गए, ठीक है, रात में पेट्री प्लेट को छोड़कर चले गए। रात जब सुबह आए, अच्छा पेट्री प्लेट में क्या हुआ था, पेट्री प्लेट में हुआ था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। चलो अब थक गए होंगे तो नहीं काम किया भैया जी। सब जब सुबह आए तो उन्होंने देखा कि इस पेट्री प्लेट में एक बड़ा सा फंगस उगा हुआ है, और जो इसके चारों तरफ जो आपके क्या नाम से वो थे स्टेफाइलोकोकस थे, वो मर गए। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया इस ग्रीन कलर वाली चीज़ में ऐसा क्या बनाया होगा कि मेरे स्टेफाइलोकोकस मर गए। तो उन्होंने बताया कि ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वजह से, ठीक है भैया, ये फंगस है, ठीक है। उन्होंने बोला पहले फंगस ढूंढा, फंगस का नाम निकला क्या बेटा, फंगस का नाम निकला पेनिसिलियम नोटेटम,
ठीक है, फंगस का नाम लल्ला मेरे बच्चों, फंगस का नाम लिखा पेनिसिलियम नोटेटम। उन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना दिया जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस मर गया। तो फंगस जो पेनिसिलियम नोटेटम था, इसने जो प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब है, नोट्स मेरे साथ बनाते जाइए, स्लाइड्स के नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जैसा मन करे, जैसा आपके पास टाइम हो वैसा आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। मेरा काम है वन शॉट कंप्लीट कराना, सो आई विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी पॉइंट रिगार्डिंग योर नीट, मैं सब कंप्लीट करा दूंगी। जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुमको पढ़ना सब है, उसके बाद भी अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो एंटीबायोटिक प्रोडक्ट बनाया। अब ये एंटीबायोटिक जो था, ये स्टेफाइलोकोकस को मारना शुरू कर दिया। सो ये जो एंटीबायोटिक प्रोडक्ट होता है, इट इज अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। पर किसकी अगेंस्ट लाइफ? अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन, क्योंकि तुम्ही को मारने लगेगा तो फिर क्या मतलब का है, ठीक है, हार्मफुल पैथोजन। क्लियर है? तो ये बात तो फिर उन्होंने निकाली। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर बन गया, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दिया। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, तो लोगों का बहुत हाथ पैर कट रहा है, मुंह में लग रहा है, चोटें लग रही हैं, तो फिर इस एंटीबायोटिक का यूज़ जो है धड़ल्ले से शुरू हुआ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि किसने डिस्कवर की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, पर किसने जो है इसको यूज़ में लाया, किसने उसको कमर्शलाइज किया, इंडस्ट्रियलाइज किया, तो ये है आपके अर्नेस्ट चेन ऑफ फ्लोरी, फ्लेमिंग, चेन ऑफ फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरी। और बाद में इन तीनों को 1945 में आपके देश की आज़ादी के 2 साल पहले नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या क्या आ सकता है? अच्छा, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस, ठीक है, मोल्ड है, एक फंगस है जिसको डिस्कवर इन्होंने किया था। पर अगर आज आप बात करेंगे कि एंटीबायोटिक सबसे अधिक कौन बनाता है, तो वो बनाता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ठीक है, क्राई करता रहता है, ठीक है, क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। कमर्शियली इस फंगस का यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए। उन्होंने भले ही इससे डिस्कवर किया एंटीबायोटिक, पर बनाते हम इससे ज़्यादा शोषण इसका करते हैं। क्लियर? तभी ये क्राई करता रहता है। डन हो गया, ठीक, डन बच्चों। नाउ विल टॉक अबाउट द सम एसिड, ठीक है। तो हमने किसका पढ़ लिया अभी? हमने हाउस होल्ड में पढ़ लिया, हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे फंगस जो होते हैं वो एसिड भी बनाते हैं, ठीक है, केमिकल एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसिड्स की जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सिट्रिक एसिड की। तो सिट्रिक एसिड को कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा, नाइजीरिया सीड्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, या कैसे याद करें अपन? लेमन जो नाइजीरिया में पाया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, लेमन जो किस में पाया जाता है? लेमन जो नाइजीरिया में पाया जाता है। तो एस्परजिलस नाइगर, इट इज़ द फंगस, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये फंगस होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड। यू हैव टू लर्न समथिंग बायोलॉजी। मैं आपको सिखाती हूँ कि बायोलॉजी कंसेप्ट पढ़ना होता है, पर कुछ चीज़ें तो आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे नाइजीरिया में नींबू पाया गया, तो ऐसे याद रखो, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर आपका आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये नाम से ही समझ में आ जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड। मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। फिर क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी ये सब बैक्टीरिया है सिवाय एस्परजिलस नाइगर के, ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और आपका लैक्टोबैसिलस जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये सारे जो आपके वो होते हैं, क्या नाम से, ऑर्गेनिक एसिड, ये आपके हर जगह यूज़ होते हैं। आपका लैक्टिक एसिड, आपका सिट्रिक एसिड, ये तो सब जगह यूज़ होता ही है, आपका खाने में यूज़ होता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाइड, ठीक है। नाउ तो ये हुआ ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा सिट्रिक एसिड, हमने पढ़ा ब्यूटारिक एसिड, हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड और हमने पढ़ा एसिटिक एसिड। क्लियर? अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? लाइपेजेस। लाइपेजेस जो होते हैं वो किस में यूज? लाइपेज, देखो आपने समझा होगा कि जो लिपिड लग जाता है तो उसे बोलो साबुन लगा लो तो लिपिड छूट जाएगा। तो लिपिड को काटने वाला कौन सा एंजाइम हो गया? लाइपेजेस, जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है टू रिमूव द स्टेन्स। उसके बाद आते हैं पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। हमेशा ये याद रखो कि जब भी हम जूस बनाते हैं तो हम कितना भी अच्छा जूस बना लें, कितने भी अच्छे जूसर से बना लें, जैसे अभी मैंने 12-15 हज़ार का जूसर खरीदा, कोई मतलब का नहीं, कुछ ना कुछ कचरा तो आ ही जाता है। पर यही जूस अगर हम रियल का पीते हैं, ट्रॉपिकाना पीते हैं, कुछ भी पीते हैं बेटा, तो उसमें देखा होगा कि कोई छिलका विलका
नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस डाल के अगर उसमें कोई पल्प या छिलका आ भी जाता है तो पैक्टिन इज व्हाट, ये छिलके में पाया जाता है या उसके पल्प में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सारा छिलका लिक्विफाई हो जाता है और आपका जूस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स में किसकी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। मतलब ये है कि मान लो कि कोरोनरी आर्टरी, ध्यान समझो, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसमें क्लॉट है, तो फिर उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, हार्ट पे, ताकि उसका क्लॉट डिजोल्व हो सके और उस पर ब्लड की सप्लाई सही तरीके से हो सके। तो जिनको भी हार्ट अटैक आने वाला होता है उनके छाती पर ये वाला इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि क्लॉट डिसॉल्व हो सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम और जो है चीज़ों की बात करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की बात। ठीक है? तो अगर आपको ये लगता है कि हमने कौन कौन से पढ़े भैया, एंजाइम पढ़ा, कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के बाद हमने एंजाइम्स पढ़े जो माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये है क्या? ये एक इम्यून सप्रेसिव एजेंट है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से बनता है। ठीक है? साइक्लोस्पोरिन पॉलीस्पोरम ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये करता क्या है? जैसे कि मान लो कि इट विल सप्रेस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आप अपनी कॉपी में इसको ऐड कर लेना बेटा। इट विल सप्रेस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो ध्यान से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज में ये चीज़ पढ़ी भी थी। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि कौन मेरे बॉडी का सेल है, कौन किसी और की बॉडी का सेल है। तो अगर आप किसी को ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, किसी की किडनी किसी में लगा रहे हैं, तो वो किडनी भी तो अल्टीमेटली फॉरेन ही जो है पार्ट है, भैया दूसरा है ना, समझे कि बॉडी आर्ट निकालो इसको, तो किसी और का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? तो ऐसी कंडीशन में करना ये है कि भैया उसकी बॉडी की, जो इसके अंदर आप लगा रहे हो, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करो। अगर तुरंत नहीं तो तुरंत उस किडनी को फॉरेन समझ लेगी, उसके खिलाफ जो है आपकी साइटोटॉक्सिक सेल भेज दी जाएंगी, एंटीबॉडीज भेज दी जाएंगी और उसको किल कर दिया जाएगा। तो जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, वी हैव टू रिड्यूस द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी रिड्यूस करने से उस ऑर्गन को इम्प्लांट मतलब कि जो है जब उसकी बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है तो थोड़ा सा समय मिल जाता है ताकि वो उसको फॉरेन ना समझे। तो बॉडी में एडजस्टमेंट के लिए थोड़े समय के लिए इम्यूनिटी हम सप्रेस करते हैं। इसीलिए जिस भी आदमी का ट्रांसप्लांटेशन होता है बेटा, उसके पास नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उसको साइक्लोस्पोरिन नाम की एक ड्रग दी जाती है जो कि ट्राइकोस्पोरम पॉलीस्पोरम से निकाली जाती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ताकि इम्यूनिटी सप्रेस रहे, टू रिड्यूस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सो दैट द ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। क्लियर? आगे बात करें तो केमिकल्स, एंजाइम्स, ठीक है, ये सारी चीजें निकाले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओके, ये सारे जो हैं, देखो ध्यान से, देखो ये सब हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है? ये सब क्या है बेटा? दे ऑल आर द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? सो ये साइक्लोस्पोरिन ए हो गया। इवन बेटा ये भी ध्यान से देखना ना, इवन बेटा ये भी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। सो जो आपकी इम्यूनिटी पे काम करे, जो आपके शरीर को जगा दे, उन सबको हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पहला जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट को हटाता है। दूसरा है साइक्लोस्पोरिन जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को घटाता है। और तीसरा है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है मोनास्कस परप्यूरियस, ये एक ईस्ट है। ठीक है? ये क्या है? एक ईस्ट है। ये क्या करता है समझिए आप, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। तो पूड़ी खाने से, पुरपुरियस को ये सोचना मत कुछ और मैडम बोल रही, ठीक है, पूड़ी खाने से बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हम पूड़ी का कोलेस्ट्रॉल से रिलेशन कर सकते हैं और इससे एक मटेरियल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिन। समझ में आई बात? तो मोनास्कस परप्यूरियस नाम के फंगस से निकालने जाने वाला ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, बायोएक्टिव एजेंट है, और इस बायोएक्टिव एजेंट से हम आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को नीचे कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डन आई थिंक दिस। हमारा ये समझ में आया आपको कि हम किस में यूज़ कर सकते हैं केमिकल्स, मतलब कि आपके एसिड बना सकते हैं, कौन कौन सा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और आपका लैक्टिक एसिड। उसके बाद अल्कोहल बना सकते हैं। एंजाइम्स में लाइपेज, पैक्टिनेजेस, बायोएक्टिव एजेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, तीसरा कौन सा बताया मैंने? स्टैटिन्स। क्लियर? स्टैटिन्स किससे निकलेगा? मोनास्कस परप्यूरियस से। आपका साइक्लोस्पोरिन किससे निकलेगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है? फंगस है सारे। ओके, नाउ
अब हम एक सो वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन द माइक्रोब रोल इन द हाउसहोल्ड, वी हैव डन द माइक्रोब रोल इन द इंडस्ट्रीज, वी हैव डन द माइक्रोब रोल इन द एंजाइम और ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बायोएक्टिव एजेंट्स। क्लियर है? नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसके, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। फटाक से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट। देखो ध्यान से, जब भी हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मुझे सोच रही थी कि मैं एक पूरा अच्छा सा डायग्राम मिल जाए, पर वो मिल नहीं पा रहा है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आ जाओ। सीवेज, हम पॉटी से, अपने किचन से, अपने नहाने धोने से जो भी पानी निकालते हैं उसको डायरेक्टली नदी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये घटिया और वाहियात हरकत करते हैं तो इसको अभी के अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप गंदा वेस्ट मिलाते हैं, गंदा वेस्ट वाला पानी नॉर्मल वाटर बॉडी में मिलाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब भी वही पानी यूज़ करेंगे, तो उनको लॉस होता है और वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैम क्या करें? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी वेस्ट वाटर है, समझो जो भी सीवेज वाटर है, सबसे पहले उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारेंगे, उसके बाद उसको हम मेन वाटर बॉडी में मिक्स करेंगे। क्लियर है? ये पाथवे आप याद रखिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मेन वाटर बॉडी को पल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब मरना शुरू हो जाएंगे। अब ये मैं आपको बात बताती हूँ, इसके दो जो है स्टेजेस होते हैं। ठीक है, दो स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को बेटा जी हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट को बेटा जी हम क्या कहते हैं लल्ला जी? फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, वेयर इट इज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजी से क्या समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल होगा? माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल होगा। नाउ लिसन एवरीबॉडी, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम कुछ नहीं करते, हम सीक्वेंशियली फिल्टरेशन करते हैं। सीक्वेंशियली फिल्टरेशन करने से क्या फायदा होता है वो भी समझ लो। ठीक है, सीक्वेंशियली फिल्टरेशन करने से फायदा ये होता है कि जो भी भारी भारी चीज होती हैं वो नीचे हो जाती हैं और जो लाइट लाइट चीजें होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो भी गंदगी होगी, पॉलीथीन होगा, जो पेपर होगा, कचरा होगा, प्लास्टिक होगा, सब ऊपर हम निकाल के फेंक देंगे। फिर उसके बाद नीचे जो पेबल्स होंगे, मड होगा, वो नीचे चला जाएगा और बीच में जो पानी बचेगा वही हमारा जो है ट्रीटमेंट करने वाली चीज है, जिसको हमें ट्रीट करना है। क्लियर है? आइए देखते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हम लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका नीचे बचा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रही हूँ? चलो मैं तुमको ये जो है तो थोड़ा सा वो करके दिखाती हूँ कि काम कैसे करेगा। फटाक से एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, इस पे वेस्ट वाटर आया। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगी पर समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आया, वेस्ट वाटर। क्लियर है? जब हमने वेस्ट वाटर आया तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्टरेशन। ठीक है, फिर सबसे पहले बेटा जी हमने क्या किया, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से क्या रिमूव हुआ, फिल्टरेशन से क्या रिमूव हुआ बोलो, जो ऊपर तैर रहा था। ठीक है, फिल्टरेशन से हमारी जो है पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रिमूव हो गई। आई थिंक इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो इसको हमने नेक्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, फिल्टरेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको किस में भेजेंगे, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना है इसका सेडिमेंटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कर दिया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या हुआ, ध्यान से सुनो। सेडिमेंटेशन से शिट, ठीक है, अरे यार भूल गया ना, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो स्टेप में बांट लेती हूँ इसको। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने फिल्टरेशन किया। ठीक है, फिल्टरेशन से हमने क्या रिमूव किया बेटा, फिल्टरेशन से हमने लाइटर चीज़ों को रिमूव किया। ठीक है, लाइटर, ठीक है, अरे ठीक है, रुको, ठीक है, लाइटर चीज़ों को रिमूव किया। ठीक है, लाइटर चीज़ों को रिमूव किया। ठीक, रिमूव करने के, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ, रिमूव कर दिया। ठीक, उसके बाद जो है क्या क्या रिमूव करोगे, इसमें पॉलीथीन रिमूव कर लो, ठीक है, पेपर रिमूव कर लो, सब। उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद, फिल्टरेशन के बाद इसको भेजो, जो मटेरियल है आपका, इसको सेडिमेंटेशन के लिए भेजो। सेडिमेंटेशन के लिए जब आप इसको भेजोगे तो नीचे चीज़ें क्या हो जाएंगी, देखो ध्यान से, देखो उधर,
नीचे आपका पेबल हो गया, मड हो गया, ये सब क्या हो जाएगा सेटल, ठीक है, पेबल हो गए, मड हो गया, ये सब हो जाएगा सेटल। और जो आपका पानी होगा, पानी ये खतरनाक चीज़ है, ठीक है, ये जो पानी है इसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, और इसमें बहुत खतरनाक चीज़ें हैं बेटा, बहुत खतरनाक। इसमें क्या क्या है, इसमें गंदगी है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, बहुत गंदी चीज़ें हैं, ठीक है, इसी को तुमको प्योर करना है। अब ये जो चीज़ें नीचे सेटल हुई हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, क्लियर। अब इसी फ्लूएंट को, ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, बस इतना ही है, बस फिल्ट्रेशन करो और उसको जो है सेडिमेंटेशन करो, दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, डन हो गया इतनी बात, दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, डन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, सेकेंडरी, ठीक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना, ठीक, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैं 2 चेम्बर्स बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत आई एम नॉट जो है ज़्यादा मैं इसको रिवाइज करवाने में नहीं हूँ, पर एक बार समझा दूँ तो सोच रही हूँ समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम 2 चीज़ें करते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से जो चीज़ें आप इफ्लुएंट लाए हैं वो यहाँ पर डालिए, इफ्लुएंट को आप सीधा यहाँ पर डालिए, आप इसको जो है आप अपने एग्जाम में भी ऐसा बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा ध्यान से सुनिए, साथ में आपको इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, साथ में आपको इसमें डालना है एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको आपको खुला छोड़ना है, एरोबिक डाइजेशन होगा यहाँ पे, क्लियर। एरोबिक बैक्टीरिया डालिए, जब आप इसमें एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे, ठीक है, पानी को किस कलर से बनाया मैंने, इफ्लुएंट वाले पानी को ब्लू कलर से, तो यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, डन हो गई इतनी बात ना। यहाँ पर अब आप जब कौन सा बैक्टीरिया डालेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर आपका एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जितनी भी गंदगी है ये सब एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, खाएगा, क्लियर है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या होगा, खाएगा। अब ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब बैक्टीरिया, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब बैक्टीरिया खाना खा रहा है, देखो पहले तो ये याद रखना, जितना गंदा पानी, ठीक है, जितना गंदा पानी, ठीक है, उतना उसका बीओडी। अब ये बीओडी क्या होता है, बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लियर। जब ये बैक्टीरिया इस गंदगी को खा रहा था, लिसन टू मी, जब ये बैक्टीरिया इस गंदगी को खा रहा था तो इसको कंटिन्यूसली क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज करे जा रहा था। जब ये बैक्टीरिया इस गंदगी को खा रहा था तो पानी का ऑक्सीजन यूज कर रहा था। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, स्लोली इस पानी, किसी और कलर से बनाती हूँ, स्लोली इस पानी का ऑक्सीजन लेवल क्या होता जाएगा, कम, बोलो, तो इसकी बीओडी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, समझ रहे हो। जब इसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो हुआ था तब बीओडी ठीक थी, पर जैसे जैसे बैक्टीरिया इसके ऑक्सीजन को यूज़ करता गया वैसे वैसे पानी की ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटती गई, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो किसने यूज़ कर लिया, बैक्टीरिया ने। ये है एरोबिक बैक्टीरिया। अब इसने क्या किया, बैक्टीरिया पूरी गंदगी को खा लिया, क्लियर है। अब थोड़े समय के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये हो जाएंगे सेटल, ये जो बैक्टीरिया हो जाएंगे सेटल, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो जाएंगे सेटल, तो इनने अपना काम कर दिया। आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ दी होगी फ्लॉक्स, तो घबराना मत, ये बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जिसके ऊपर ऐसे फंगस के हाइफी होते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होता है, आपका फंगल हाइफी, ठीक है, फंगल हाइफी प्लस आपका बैक्टीरिया, इसी को हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। बहुत गंदा हो गया पर इट्स ओके, ये फ्लॉक्स बैक्टीरिया ने खा लिया, गंदगी साफ हो गई, क्लियर। अब आ जाओ ध्यान से, क्या बोल रही हूँ मैं। अब ये जो चीज़ जो नीचे सेटल हुई है, ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ नीचे सेटल हुई है गंदगी वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। व्हाट वी कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को यहाँ लेके आओ, क्लियर, सारी जो भी नीचे चीज़ें सेटल हुई हैं और इसको ले आओ सबको, ठीक। अब इसको ये नहीं पता है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया नीचे आराम कर रहे हैं, इनकी मृत्यु का कारण एक आदमी बनेगा। अब यहाँ पर आएगा आपका एनाएरोबिक बैक्टीरिया, कौन आएगा, वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया आया था,
यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लियर। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया, ये जो आपके बैक्टीरिया पड़े हुए हैं इसके, इनको मारना शुरू कर देगा। एनारोबिक बैक्टीरिया है मतलब ऊपर से पूरा ढक्कन लगाना पड़ेगा, और साथ में थोड़ा सा सेटलमेंट वाली चीज़ भी बना लें। ये आपका एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, ये आपका एक्टिवेटेड स्लज है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस पे ग्रो कर करके इसको खाना शुरू कर देगा, और इस एरोबिक बैक्टीरिया को भी मारना शुरू कर देगा। ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ दिस स्लज क्या निकलेगी बताओ? ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ दिस स्लज इससे क्या निकलेगी बोलो? इससे निकलेंगी गैसेस। कौन सी गैसेस निकलेगी? मीथेन निकलेगी, CO2 निकलेगी और H2 निकलेगी। क्लियर। और क्या निकलेगी? H2S निकलेगी। इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गई? इतनी बात डन हुई, इतनी बात ठीक। और ये जो चीज़ निकली, ये नीचे निकली, इसका भी यूज़ करेंगे हम। किस में करेंगे? मैन्योर में। किसका कहाँ यूज़ करेंगे? मैन्योर में। ठीक है, डन हो गई इतनी बात। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ध्यान से समझना। तो मैम यहाँ जो पानी बचा था इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे बेटा? ये जो पानी बचा था ना, अब मैं कहाँ लिखूँ, मेरे पास तो जगह नहीं है। ये पानी जो है ये हम बाहर निकाल देंगे। ये देखो, ये पानी हम बाहर निकाल देंगे, इसको हम मेन वाटर बॉडी में मिला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या किया? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन लिया। उसके बाद ये जो इफ्लुएंट बचा इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले गए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में नंबर 1 में हमने एरोबिक बैक्टीरिया मिलाया, और एरोबिक बैक्टीरिया में इफ्लुएंट में जितनी गंदगी थी एरोबिक बैक्टीरिया ने खा ली, और पानी का और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर दिया। इस पानी को जिससे गंदगी खाली गई है, इसको हमने कहाँ मिला दिया? मेन वाटर बॉडी में। पर नीचे कुछ चीज़ें सेटल हुई हैं जिसमें क्या है, आपका डेड बैक्टीरिया भी है और लाइव बैक्टीरिया भी है, एरोबिक वाले। फिर उसके बाद ये जो सेटल, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, इसको लेके जाते हैं हम सेकंड में, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग मिलाते हैं, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं, पूरा ऊपर से ढक देते हैं। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया इनको भी खा जाता है वो, साथ में जो चीज़ें यहाँ पे बची हुई है सेटल है, इनको भी डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन के फलस्वरूप हमको बहुत सारी गैसेस मिलती है जिनका हम यूज़ करते हैं घर पे, और उसके बाद जो कुछ भी बच गया इसको भी बाहर नहीं जाने देते, इसको हम मैन्योर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। और आगे बात बताऊं, इसमें थोड़े से एरोबिक बैक्टीरिया को बचा लेते हैं ताकि हम इसको एज अ कल्चर की तरह इस्तेमाल कर सके, जैसे दही में जाम डालते हैं ना, वैसे इनोकुलम की तरह। सो दिस इज द प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड दिस इज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बस हो गया, इतनी सी तो बात है। इसमें इतना स्ट्रेस ले रहे थे तुम लोग हैं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट? मिट जाता है यार, ये बोर्ड का बहुत लफड़ा है। चलो आगे बात करते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद सेटल हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है। और जो ऊपर पानी बचता है उसको कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट के बाद हम उसको ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम कहाँ ले जाते हैं? सबसे पहले एरिएशन ट्रैक में। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं? उसके बाद उसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। उसमें फ्लॉक्स भी बनता है। फ्लॉक्स इज व्हाट? फंगस का ग्रुप विद द फंगल हाइफी, बैक्टीरिया का ग्रुप विद फंगल हाइफी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इट रिड्यूसेस द ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस पानी का BOD घटा देते हैं, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनो। उसके बाद देन द इफ्लुएंट इज पास टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। ठीक है। इस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। नीचे सेटल हो गया, ऊपर का पानी मेन वाटर बॉडी में मिला दीजिए। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, इट इज पम्प्ड इन बैक। जो एक्टिवेटेड स्लज जो हम एनारोबिक डाइजेशन के लिए ले जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट आप वापस से एरोबिक वाले में डालते रहो एज अ इनोकुलम। ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाएंगे। ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या क्या प्रोड्यूस होगा? CH4, H2S, CO2, ये गैसेस हम एज अ बायोगैस की तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसे, जो आपका इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बचा हुआ है, जो पानी हमने निकाला था, उसको हम मेन वाटर बॉडी में मिला सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? अब देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा और यमुना की में हमने जो गंद मचा रखी है उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। आई होप द डायग्राम इज क्लियर। ठीक है, आई होप द डायग्राम इज क्लियर। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरोबिक डाइजेशन, देन एनारोबिक डाइजेशन। क्लियर है? उसके बाद जो है, ध्यान से सुनो, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये कुछ नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से आपने गंदगी, जो गंद मचा रखी है, उसको साफ करने के लिए कंटिन्यूसली हम लोग प्लान करते रहते हैं, गवर्नमेंट प्लान करती रहती है, वही प्लान कहलाते ही है। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे बायोगैस की। बायोगैस इज अ, ठीक है, वैसे तो गाय का गोबर जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। वैसे तो गाय का गोबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। पर गाय की तो हर चीज़ का इस्तेमाल है। गाय का दूध पीते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ लोग गाय को खा लेते हैं, ठीक, वो अलग बात है। पर गाय का गोबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाय के गोबर से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। होता क्या है, ये बात आपको ध्यान से सुननी जरूरी है। बायोगैस में होता क्या है? बायोगैस में मेनली है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ CH4। ठीक है। बायोगैस बनता कैसे है? बायोगैस में कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको मिथेनोबैक्टीरिया, कहाँ है,
मिथाइनोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसको वो तोड़ देता है, ठीक है। तो जो भी गाय खाना खाती है, जो उसके गोबर में निकलता है, उसमें जो मिथाइनोबैक्टीरियम रहता है, उस गोबर में जो सेल्यूलोज रहता है उसको वो तोड़ देता है। हालांकि ऐसा डाइजेशन गाय के रूमेन, जो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं उसमें रूमेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें भी इस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। लिसन टू मी, ध्यान सुनिए। अब बायोगैस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे खाना वाना पकाने में, डेली यूज़ में। एनारोबिक सेल्यूलोज का डाइजेशन हम लोग करते हैं। सेल्यूलोज, भाई गाय जो है पेड़ पौधे पत्ती खाती है तो सेल्यूलोज ही खाती है, और डाइजेशन करके हम क्या निकालते हैं, CH4 और गैस। क्लियर है। और इसके लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जो उसके खुद के स्टमक में भी होता है, जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, वैसा ही बैक्टीरिया जो है, यही बैक्टीरिया भाई गोबर में भी निकलेगा, फिर हम उसको डाल देंगे तो ये बैक्टीरिया प्रोपोगेट करेगा और वहाँ पे और डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो डंग ऑफ कैटल में जो होता है, देखो गोबर में, देखो मैंने यही बोला ना, ये बैक्टीरिया गोबर में भी बहुत ज़्यादा होता है और यही बाद में बायोगैस प्रोड्यूस करता है। चाहिए क्या बायोगैस प्रोडक्शन के लिए? हमको चाहिए एक टैंक जो कि 10 से 15 फीट जमीन के नीचे रहेगा, एक कवर चाहिए और एक आउटलेट चाहिए, ठीक है। जो आपका ये नाम याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। अब आपको ये दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या डालना है, स्लरी, गोबर और पानी। गोबर और पानी, एक सेटलिंग टैंक है हमारे पास, उस टैंक को 10 से 15 फीट नीचे हमने गाड़ दिया है और उसके बाद स्लरी को अपन डाल देते हैं। उसके बाद इस गोबर में मिथाइनोबैक्टीरियम थे जो प्रोपोगेट करेंगे और गोबर के सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। फिर इससे क्या निकलेगी, आपकी गैस निकलेगी, CH4, CO2, H2S और ये, और उसके बाद हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और हाउस होल्ड में यूज़ करेंगे। और जो बचा इसको भी हम बाहर, ये जो स्लज बचा इसको बाहर निकालिए और इसको मैन्योर में इस्तेमाल करिए, फेंकेगा नहीं, ठीक है। डन हो गया बायोगैस। आगे हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल, जैसे कि ये जो है ये है आपकी अरे यार इसको क्या कहते हैं, बग, क्या नाम है, मैं देखो मेरे नाम से ही निकल गया, बट इट्स ओके, मेरे को याद आएगा तो मैं बताती हूँ। इसको क्या कहते हैं यार, मुझे तो एग्जैक्टली इसका तो नाम ही भूल गई। देखो तो मैं कैसी हो रही हूँ, ठीक। तो कुछ बायो कंट्रोल एजेंट जो है, ये ज़रूरी नहीं माइक्रोब्स ही हो, बायो कंट्रोल एजेंट जानवर भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, तो हमको पढ़ना क्या है कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। सो जब आपने कभी सुना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, वो नॉर्मल अच्छे वाले कीड़े मकोड़ों को भी मार देते हैं खेत में, तो इस तरीके से तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो खराब वाले को तो मार दें पर अच्छे वालों को ना मारें। तो मैम ऐसा कौन सा होता है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये लेडी बग है। लेडी बग जो होते हैं वो एम्फिड्स नाम के जो है तो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा सर के ऊपर शाम को ड्रैगन फ्लाई घूमती रहती है, वो मॉस्किटो खाते हैं। तो दे ऑल आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। किसी भी तरीके से ये किसी दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बट हमें आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, तो हमको उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो किसी दूसरे इंसेक्ट को डैमेज करते हैं, जो आपके पेस्ट को खतरनाक, मतलब आपकी पेस्ट को खराब कर, आपकी क्रॉप को खराब करते हैं। तो हमें ऐसे पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, जो आपके नॉर्मल जो है अच्छे ऑर्गेनिजम्स को ना मारे, अच्छे जीव जंतुओं को ना मारे, ओके। और हम लोग जो पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हैं, हम जो बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सबको मार डालते हैं। क्लियर। तो डिसएडवांटेज टू केमिकल एजेंट क्या होते हैं? केमिकल्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हम डालते हैं ऊपर से, और एनिमल्स के लिए भी होते हैं। केमिकल पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, और जितने भी वीडीसाइड्स हम डाल रहे हैं, जो वीड को जो है वीड को मारने के लिए डाल रहे हैं, जो आप इंसेक्ट्स को मारने के डाल रहे हैं, ये सब सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। तो आपके जो आजकल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट चला है, उसमें यही बताते हैं कि भैया आपको बैलेंस वगैरह सब चेक करिए, ठीक है। आप इंस्टेड ऑफ सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दीजिए, कंप्लीट ऑफ इरेडिकेशन कर दीजिए, इकोसिस्टम का इम्बैलेंस कर दीजिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंप्लीटली पेस्ट का हटा देना, इट इज़ अनडिजायरेबल, ठीक है। तो आपको जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रखना है, और इसके लिए हमें ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करना है जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को ना मारें, इन खतरनाक ऑर्गेनिजम्स को मारें। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये सब आपकी पूरी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, इनको आप देखना, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया है
ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए ऐसे लोगों को खेती करना चाहिए जो सबके बारे में जानते हो, कौन सा इंसेक्ट अच्छा है, कौन सा इंसेक्ट बुरा है, कौन सा चीज़ यूज़ करने से। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यही होती है कि उसमें बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं करते, उसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम नॉर्मल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही फार्मर्स उसकी खेती कर सकते हैं जिनको प्रॉपर जानकारी हो, जो होलिस्टिक अप्रोच रख सके। हर कोई नहीं उठ के कर देता। क्लियर है? आइए अब अपन बात करते हैं। सबसे पहली जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो ऑर्गेनिज्म है, इट इज नॉट माइक्रोब, इट इज द लेडी बग एंड ड्रैगन फ्लाई। लेडी बग क्या खाते हैं? एफिड्स खाते हैं, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो खाते हैं। फिर उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है विच इज़ इसको हम कहते हैं बैसिलस थ्रुइंजेंसिस। बैसिलस थ्रुइंजेंसिस का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी बायोटेक्नोलॉजी में अपार है इसकी, तो आप स्पेक्ट्रम इसका कितना एक्शन है आप सोच नहीं सकते। मतलब लोग बायोटेक्नोलॉजी से इस जीन को अपने प्लांट में घुसाने लगे हैं ताकि इसको हमारे प्लांट की कोई पत्ती भी खाएगा तो अपने आप मर जाएगा। सो क्या है इस बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के अंदर, ये बताती हूँ मैं आपको। बैसिलस थ्रुइंजेंसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का जीन होता है जिसको हम कहते हैं क्राइजीन। बेटा क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन। अब ये क्राइजीन जो है ये बनाता है क्राई प्रोटीन, एंड दिस क्राई प्रोटीन इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि जैसे इनको जो है, ध्यान सुनो ही करते क्या, ये क्राइजीन जो है ये इनको कैसे डाला जाता है। बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के ड्राई स्पोर्स होते हैं, इन ड्राई स्पोर्स को पानी में घोल लिया जाता है और उसके बाद जो है इसको फिर क्या किया जाता है, आपका पानी में घोल के छिड़क दिया जाता है। अब होता क्या है, जो आपके मस्टर्ड के खेत होते हैं उसमें एक बॉल वॉर्म नाम का एक ऑर्गेनिज्म जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब पेस्ट, वो खेतों के लिए खतरनाक है। ठीक, उनको मस्टर्ड के खेतों को जो है वो क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो होता ये है कि जब हम पानी से इस बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के स्पोर्स को छिड़क देते हैं तो पत्तों के ऊपर क्या हो जाता है, पत्तों के ऊपर देखिए मैं इसको समझाती हूँ कैसे होता है। जैसे कि ये बॉल वॉर्म है, क्लियर। सो ये हमारा एक बॉल वॉर्म है, क्लियर। ये बॉल वॉर्म उड़ते हुए आ रहा था, हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लगाया और इस प्लांट के ऊपर हमने जो है क्या छिड़क दिया है, इसमें हमने बीटी बैसिलस थ्रुइंजेंसिस को क्या कर दिया, छिड़क दिया। सब जगह बैसिलस थ्रुइंजेंसिस पड़े हुए हैं, क्लियर, डन। अब ये क्या है, ये है आपका बॉल वॉर्म, ठीक है, बॉल वॉर्म, ठीक है। ये बॉल वॉर्म मस्टर्ड के खेतों को खा लेता था, खतरनाक था। ये है इसकी फोरगट, कितना बुरा लिखी हो शिप्रा मैम, सुधर जाओ, नहीं सुधर पा रही हो आप। तो ये है बेटा इसका, ये है आपका बॉल वॉर्म। सो दिस इज द बेटा जी लल्ला जी बॉल वॉर्म। ये है लल्ला जी फोरगट, ये है इसकी मिड गट और ये है इसकी हाइंड गट, क्लियर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जब ये पत्ता जो है, अब सारा हरा सही लिख दिया शिप्रा मैम आपने, चलो पीली पत्ती बना लेती हूँ, मान लो ये पड़ा हुआ है। जब ये पत्ती के साथ यहाँ पर आता है तब तो कोई टेंशन नहीं है बीटी जीन, पर जैसे ही ये मिड गट में पहुँचता है इनका क्राइजीन जो होता है बेटा वो एक्टिवेट हो जाता है। क्राइजीन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही क्राइजीन एक्टिवेट क्यों हुआ मैम, ऐसा क्या फोर गट में नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि मिड गट में होता है एल्केलाइन पीएच, और एल्केलाइन पीएच की वजह से ये क्राइजीन एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही क्राइजीन एक्टिवेट होता है बेटा लल्ला, वो मिड गट में क्या करना शुरू कर देता है, वो जैसे ही क्राइजीन क्या होता है, अरे यार ओके, जैसे ही क्राइजीन बनता है वैसे ही मिड गट पे पूरा छेद कर देता है और मिड गट पूरी बस्ट जाती है और ये बॉल वॉर्म मर जाता है, क्लियर। तो इसी तरीके से ये तो हुआ बीटी, तो कि हम लोगों ने जो बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के स्पोर्स थे उसको छिड़क दिया पूरे प्लांट में, जिसकी वजह से जब बॉल वॉर्म उनको खाने आया तो मिड गट में बीटी जीन्स जो थे वो एक्टिव हो गए और मिड गट के बीटी जीन्स मतलब बीटी जीन्स मतलब कि आपका बैसिलस थ्रुइंजेंसिस एक्टिव हो गया। और बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के एक्टिव होने की, अरे यार ये क्या हुआ यार, बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के एक्टिव होने की वजह से आपका जो मिड गट था बॉल वॉर्म को फट गया, मर गया वो, क्लियर। तो आजकल लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसका बहुत भयंकर इस्तेमाल करते हैं। मैम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका जीन काट लेते हैं और उसके बाद फिर ये जो है प्लाज्मिड की सहायता से अपने प्लांट में भेज देते हैं और आपका प्लांट ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है पढ़ेंगे कहाँ पे, जब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वन शॉट है, क्लियर है। तो ये कहानी क्लियर हो गई बैसिलस थ्रुइंजेंसिस की। तो ये बीटी कॉटन है, बैसिलस थ्रुइंजेंसिस का जीन इसमें भरा हुआ है। तो पहला बायो कंट्रोल एजेंट लेडी बग हमने ड्रैगन फ्लाई पढ़ा, दूसरा बीटी बैसिलस थ्रुइंजेंसिस पढ़ा, तीसरा हम पढ़ते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के बारे में पढ़ा एज अ बायोएक्टिव एजेंट की तरह। अब अपन बात करते हैं ट्राइकोडर्मा क्या होता है। ये एक फ्री लिविंग फंजाई होता है, ठीक है, और ये रूट के इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है और रूट के आसपास जितने भी पैथोजन होते हैं उनको खाने का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम जो है पौधों के रूट्स में इनका छिड़काव कर देते हैं, तो रूट के आसपास जितने भी पैथोजन आते हैं उनको ये खा पी कर फुर्सत हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो होता है ये एक न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल फैमिली का वायरस होता है, ठीक है, समझिएगा बात को। ये क्या करता है, अच्छा मैम अगर हम लोग, अच्छा आप बोल रही हो कि मैं आपको एक और चीज़, बैसिलस थ्रुइंजेंसिस के स्पोर्स हमने मस्टर्ड में ला रहे, फिर हमारा मन करके आज हम सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएंगे, तो हमको लॉस नहीं करेगा, हमको नहीं हार्म करेगा, नहीं। अच्छा मैम जो है तो हमारा भी अल्कलाइन पीएच होता है, अगर वो हमारे अंदर एक्टिव हो गया तो बेटा इसका ना स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड है, ये हर किसी मैमल्स को, बर्ड्स को नहीं मार सकता, इंसेक्ट्स को मारता है। क्लियर है। ऐसे बैक्यूलोवायरस इनका लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ किलिंग है, ये सबको नहीं मारते फिरते। क्लियर। तो ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को मार सकता है, पर ये बर्ड्स मैमल इनको नहीं हार्म करता है, इसलिए इससे अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ एक बात ज़रूर है कि चाहे बायो कंट्रोल एजेंट हो, चाहे बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे नॉर्मल फर्टिलाइजर हो, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप अपने घर पे सब्जियां लाएं उसको ढंग से धोएं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ऑर्गेनिज्म, तो थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है। ठीक। बैक्यूलोवायरस जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, दूसरे प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं प्लांट में, तो प्लांट, मैंने आपको बताया सॉइल ख़राब होती है हमारी, हम खा लेते हैं, हमारी सेहत ख़राब होती है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नॉर्मल फर्टिलाइजर के बहुत सारे लॉस होते हैं। तो आजकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं इनका काम होता है कि आपको सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस इनको बढ़ाना है। ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया, ये 3 जो है कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैक्टीरिया। क्लियर है। नाउ अब मैं बैक्टीरिया में समझाती हूँ। देखो, आप देखो ध्यान से, बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान समझना। हमको एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को बढ़ाना है आपकी रूट में। ठीक है। अब एनवायरनमेंट से अगर हमको रूट में नाइट्रोजन बढ़ाना, लिसन टू मी, अगर हमें एनवायरनमेंट से बढ़ाना है किसको, नाइट्रोजन को, तो हम कैसे बढ़ाएं? तो मैम हम ऐसा उड़ती हुई जो है, उड़ता हुआ थोड़ी अपन वो करते रहेंगे। तो जब भी, अब पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, ये 2 कैटेगरी के हो सकते हैं बेटा, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, या तो ये बेटा फ्री लिविंग हो सकते हैं, या तो ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो सॉइल में इन मिनरल्स के अमाउंट बढ़ाएं। अब सबसे पहले हम जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन बी ऑफ फ्री लिविंग, कैन बी ऑफ सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग के अंदर आता है एजोटोबैक्टर, ठीक है, और एजोस्पाइरुलम, ये 2 आते हैं, एजोस्पाइरुलम। ठीक है। और सिम्बायोटिक के अंदर तो बहुत ही पॉपुलर, जब से पैदा हुए तब से अपन यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, राइजोबियम। नाउ फ्री लिविंग क्या होते हैं कि रूट के आसपास पड़े होते हैं, ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को खींचते हैं, उनको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर NO2 को रूट ले लेती है, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। सो ये उनका काम था, भैया हम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे फ्रीली। सिम्बायोटिक क्या करता है, ये रूट के अंदर काम करता है, यही काम वो रूट के अंदर करता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो ये फ्री लिविंग वही काम कर रहे हैं, बाहर है, उनको कोई मतलब नहीं, प्लांट से बाहर में गए, तेरी ऐसी की तैसी, हम अमोनिया बना के हम अपना काम करते रहेंगे, एनर्जी लेते रहेंगे, तेरे को अमोनिया लेना है ले, नहीं लेना तो नहीं ले। सिम्बायोटिक में ऐसा होता है कि वो तो उससे भी फायदा लेता है और उसको अमोनिया बना के देता है, तो वो रूट के अंदर वो काम कर रहा है, ये रूट के बाहर वो काम कर रहा है। क्लियर। सो राइजोबियम क्या होता है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ठीक। एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर वही काम है, पर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये फ्री नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द अमोनिया, और अमोनिया बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन रिच सॉइल बना देते हैं। ठीक है। फिर वो नाइट्रोजन को आराम से प्लांट ले लेता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। फंजाई का अगर मैं एग्जांपल आपको पढ़ाऊं तो इसमें ग्लोमस एक बहुत ही पॉपुलर फंजाई है। अगर मैं पाइन ट्रीज की बात करूं तो पाइन ट्रीज कभी भी ऐसी जगह पे नहीं उग सकते जहां पर ग्लोमस या कोई और फंजाई ना हो जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता हो। ऐसा क्यों मैम?
देखो ध्यान से, एक माइकोराइजा एसोसिएशन होता है विच इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स। प्लांट ट्रीज जो होते हैं ये नाइट्रोजन ही तब ले पाते हैं या वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही तब ले पाते हैं जब उसके पास फंगस होता है जिसका नाम होता है ग्लोमस। फंगस का हाइफा मतलब जाल बहुत बड़ा होता है। हाइफा जानते हैं, इट इज अ फाइन थ्रेड प्रोड्यूस बाय द फंगस। ये आसपास से पूरा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से पूरा नाइट्रोजन खींच कर रूट को देता है। रूट उसे शेल्टर और प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए ऐसी रूट्स जो कि एसोसिएशन में हमेशा साथ में रहती है, कभी भी अकेले जिंदा नहीं रह सकती। सो फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड एज माइकोराइजा। फंगल हाइफी जो होता है ये एब्जॉर्ब, ये मैंने बोला, ये मिनरल्स जो होता है ये सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट को देता रहता है। क्लियर है? ओके। साथ में माइकोराइजा और क्या देता है? इट रेजिस्टेंट टू रूट। फंजाई क्या करता है? फंजाई और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। ठीक है। फंजाई जो होता है पानी को हमेशा पकड़ के रखता है। पानी भाई जाल है ना, तो पानी बचा के रखेगा, तो आके सूखा पड़ जाए, कुछ और हो जाए तो प्लांट मरता नहीं है। ठीक है। और साथ में अल्टीमेटली बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिशन आसपास से खींच कर प्लांट के रूट को देता रहता है ताकि प्लांट की ग्रोथ चलती रहे। क्लियर? नाउ लास्ट थिंग इज द साइनोबैक्टीरिया एज अ आपका बायोफर्टिलाइजर। ठीक है। नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गए, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये सारे जो होते हैं ये भी एज अ बायोफर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो चाहे आप बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप फंगस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप साइनोबैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, द मेन टारगेट ऑफ दीज 3 ऑर्गेनिज्म to increase the soil fertility so that we can grow more and more plants. The main objective of these organisms to give more and more nutrients to the plant so that the plant की growth एकदम perfect and proper रहे। क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर हुई? So I think I am done with the biofertilizer and I am done with the microbes। क्लियर हुआ इतना? चलो, तो ये बात समझ में आया। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, एक बात समझिए, हम लोग पहले मैं आपको एक बार पूरी रिव्यू कराती हूँ स्लाइड की, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। तो ये बहुत कितना छोटा सा वन शॉट, कितना प्यारा, क्यूट, सुंदर, लल्ला नन्ना मुन्ना सा, सुंदर सा, प्यारा सा, एकदम क्यूट राज दुलारा सा था। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले माइक्रोब्स इन डेली लाइफ, जिसमें हमने लैक्टोबैसिलस वगैरह के बारे में पढ़ा, हमने फर्मेंटेशन वगैरह बारे में पढ़ा, फिर हमने बेकर सीड्स पढ़ा, फिर हमने लार्ज जो है बेवरेजेस के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल, फिर उसके बाद हम इंडस्ट्रीज़ में आए, हाउस होल्ड के बाद इंडस्ट्रीज़ में हमने पढ़ा शराब कैसे बनाएं, फिर इंडस्ट्रीज़ में हमने एंटीबायोटिक्स कैसे बनाएं। ठीक है। फिर हमने केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड। फिर हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, लाइपेजेस, पेक्टिनेजेस। फिर हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ा, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है, साइक्लोस्पोरिन इस ए जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट भी है। ठीक। स्टैटिन्स के बारे में पढ़ा जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, साइक्लोस्पोरिन ब्लड क्लॉट को, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को जो है डिक्रीज करता है, और आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है ताकि हार्ट अटैक ना आए। ठीक है। फिर हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें माइक्रोब्स का रोल पढ़ा। फिर हमने बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह माइक्रोब्स का रोल। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से आप बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया का, फंजाई का और एनाबिना का या साइनोबैक्टीरिया का। सो दिस इज द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर हर कैटेगरी में। ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे सुन लो, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। ठीक है। समय जो है, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि समय आपके लिए अच्छा आएगा, तो कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता। जिस दिन से मनुष्य काम करना शुरू कर देता है उस दिन से वो समय अच्छा हो जाता है। आपके लिए मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर कवर किया। कुछ ना समझ में आए शिप्रा मैम को बताओ। वन शॉट थोड़ा फास्ट चलता है, जिसमें मजाक मस्ती ये सब का बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है। कम समय पर जितनी ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर पाएँ उतना हमारे लिए अच्छा होता है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। नेक्स्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का वन शॉट में आपको दूंगी। कुछ और रिक्वायरमेंट है, प्लीज लेट मी नो। आई एम हियर फॉर यू मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।